हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपी ट्रिपल सी पेट में अब तक लगभग में 21 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा होने वाला है और इसका एग्ज़ाम भी जल्द ही कंडक्ट हो सकता है। और फ्रेंड्स जिसको ध्यान में रखते हुए मैं लेकर के आया हूँ यूपी ट्रिपल सी पेट का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन हूबहू यूपी ट्रिपल सी पेट का। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और प्लीज़ लास्ट में हमें सजेस्ट जरूर करें कि आप किस कंटेंट पे वीडियो चाहते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ आप भी प्रश्नों को हल करते चलें और लास्ट में हमें बताएं कि आपका 100 में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि 100 में आपके कितने मार्क बन रहे हैं। और अगर आपका 60 से अब बन रहा है तो आपका यहाँ पर सेफ स्कोर माना जाएगा। लेकिन आप अगर यूपी ट्रिपल सी पेट को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टारगेट रख के चलना होगा कि आप 70 से प्लस क्वेश्चन कर पाएँ, जिससे कि आपका 100% है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर आपका 65 या 65 से अलग ऊपर बन रहा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने का पूरा चांसेस है। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सीरीज को। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस वाइज प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपको आइडिया लग सकता है कि किस सिलेबस से यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भारतीय इतिहास से यानी कि इंडियन हिस्ट्री से 5 मार्क का यानी कि 5 मार्क का यहाँ पर पूछा जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज सन 1921 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन एक ये बनता है कि मोहनजोदाड़ो का खोज कब हुआ था या किसके द्वारा किया गया था। तो मोहनजोदाड़ो का खोज आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था, यानी कि रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था सन 1922 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर नाम आया है गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध आपको बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों इससे संबंधित एक ट्रिक है, पानी खाना चंदेरी घाघरा। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सन 1526 में पानीपत का हुआ था और दूसरा सन 1527 में, यानी कि 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था और चंदेरी का 28 में हुआ था, यानी कि सन 1528 ईस्वी में, और घाघरा का सन 1529 ईस्वी में। यानी कि यहाँ पर आप सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा, पानी खाना चंदेरी घाघरा। तो यहाँ पर यानी कि 1526 1527, यानी कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और 1529 में, यानी कि 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि ये 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और 1527 वाला, यानी कि 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध हुआ था यह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। और सन 1528 में जो युद्ध हुआ था, यानी कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, यह बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। और जबकि 1529 में जो युद्ध हुआ था यह मराठों और बाबर के बीच में लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। तो मोपला विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है, यानी कि केरल राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे साथ साथ क्वेश्चन की सीरीज़ को हल करते चलें और लास्ट में हमें यह बताएं कि आपके कुल टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर भी टाइप करके मैसेज करते रहें। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि यह क्वेश्चन की सीरीज़, यानी कि यह यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो सीरीज़ है यह थोड़ा सा इजी हो सकता है, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे आने वाली जितने भी सीरीज होंगे, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो अच्छे खासे लेवल के होंगे, लेकिन इसमें इजी क्वेश्चन ही है। और लेकिन एक चीज़ और है कि
यूपी ट्रिपल एससी पेट में यानी कि यह प्रीलिमिनरी टेस्ट है, इसमें इजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू मेंस। तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़े से इजी टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो भी प्रैक्टिस सेट मैं लाऊंगा उसमें अच्छे खासे यानी कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स महाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम है। और दोस्तों यहाँ से संबंधित 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें बार बार पूछा जाता है यानी कि रिपीट किया जाता है। पहला क्वेश्चन यह है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। और दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि फाह्यान जो एक चीनी यात्री था यह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो फाह्यान भारत चंद्रगुप्त सेकेंड यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। और थर्ड है हैंगसोंग यानी कि हर्षवर्धन के समय में हैंगसोंग भारत आया था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। तो नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, यानी कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट में। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 मार्क का। तो इसमें क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था, तो इसका राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन होगा। यानी कि स्वदेशी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका शीर्षक गीत वंदे मातरम था। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गीत वंदे मातरम के रचयिता यानी कि लेखक कौन है, तो गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो फ्रेंड्स यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपके 3 क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे यहाँ पर मेरे पढ़ाने के तरीके से। तो यहाँ पर पहला आपका यह हो जाएगा कि यहाँ पर बंगाल का विभाजन यानी कि जो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि बंगाल की राजधानी यानी कि कोलकाता जो है भारत की पहले राजधानी थी, यानी कि सन 1911 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कोलकाता ही थी, लेकिन इसके बाद दिल्ली सन 1911 के बाद से शिफ्ट कर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि उसी समय में या उसके आसपास में ही बिहार का यानी कि बंगाल से अलग हुआ होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर 1912 होगा। यानी कि सन 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। यानी कि लॉर्ड कर्जन सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। और इससे सेकंड क्वेश्चन यह है कि सन 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, यानी कि इंडियन मुस्लिम लीग का स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुआ था, यह भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर सन 1913 होगा। और एक चीज़ और है यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत रहस्य यानी कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक यानी कि इन्होंने गीत रहस्य नामक ग्रंथ का रचना किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जियोग्राफी से है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो भूगोल से संबंधित होंगे। तो यानी यहाँ पर आपका सिलेबस भी कवर हो जा रहा है, सिलेबस वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जो जियोग्राफी से है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो नागरहोल यानी कि नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक। और दोस्तों यहाँ पर नाम आया है कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के वर्तमान में सीएम वाई एस येदियुरप्पा हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और है, प्लीज़ आप यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान यह देहरादून में स्थित है, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान की संस्थान है।
और फ्रेंड्स इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी है कि जो यानी कि आपका पुलिस अनुसंधान किधर स्थित है, यानी कि रक्षा अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो इसका भी राइट आंसर देहरादून ही होगा। तो नेक्स्ट है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का नेपाली यानी कि नेपाल हिमालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर नेपाल होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1 डिग्री देशांतर का सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ध्रुव पर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर 1 डिग्री देशांतर में सबसे अधिक दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर कर्क रेखा होगा, यानी कि कर्क रेखा पर 1 डिग्री देशांतर का दूरी सबसे अधिक होती है और ध्रुव पर सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का यानी कि भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है। तो भारत का जनगणना का लघु विभाजक वर्ष सन 1951 है, और यहाँ पर यानी कि सन 1951 है यहाँ पर भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष। और दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह बनता है कि आज़ाद भारत का पहला जनगणना कब हुआ था। तो सन 1951 में ही हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि भारत में जनगणना सर्वप्रथम कब हुआ था। तो लॉर्ड मिंटो के समय में सन 1872 ईस्वी में भारत का जनगणना यानी कि भारत का जनगणना हुआ था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सन 1872 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रिजर्व बैंक किस वाणिज्य बैंकों को लोन देता है, वह किस दर पे देता है, यानी कि किस रेट पर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा रेपो रेट पर, यानी कि रेपो रेट पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सर्विस यह अर्थव्यवस्था के किस एरिया में यानी कि किस क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा तृतीयक यानी कि थर्ड, यानी कि तृतीयक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र आता है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जैसे कि खेती यानी कि फसल या मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग या जो भी है, ये सब प्राथमिक अर्थव्यवस्था में आता है। यानी कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था में जैसे कि यहाँ पर क्रॉपिंग यानी कि क्रॉपिंग, फार्मिंग, ये सब जो है यह प्राथमिक अर्थव्यवस्था में आता है। और जबकि द्वितीय अर्थव्यवस्था में जैसे कि अगर मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है तो उसका अगर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो यह द्वितीय अर्थव्यवस्था में आता है। और तृतीय में सर्विस, बैंक से संबंधित या कॉल सेंटर या ये सब जितने भी सर्विस हैं यह तृतीयक अर्थव्यवस्था में आते हैं। और दोस्तों सबसे अधिक अर्निंग यानी कि देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा जो डिपेंड होती है वह तृतीयक अर्थव्यवस्था में होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वह तृतीयक अर्थव्यवस्था में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। तो राष्ट्रीय आय का गणना का आधार वर्ष सन 1919 से सन 2000 है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो योजना आयोग के अनुसार अगर आपको 2100 कैलोरी से कम एनर्जी मिलता है तो यहाँ पर आप कुपोषण के शिकार यानी कि गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2100 कैलोरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए गरीब परिवारों की सहायता करना, अल्पसंख्यक यानी कि अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधार करना, अनुसूचित जातियों की रहन सहन का स्थिर को सुधारण, और ऑप्शन डी वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीब परिवारों की सहायता करना, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गरीब परिवार की सहायता करना ही मुख्य उद्देश्य है अंत्योदय कार्यक्रम का। तो नेक्स्ट है भारतीय यानी कि यह क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मार्क का यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो दोस्तों अनुसूची यानी कि अनुसूची से संबंधित आपका एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इससे संबंधित आप प्रिपेयर ही करके जाएं, क्योंकि 12 क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर 12 क्वेश्चन बनते हैं 11वीं अनुसूची से। तो फ्रेंड्स यह भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसका आंसर। यानी कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची यह संबंधित है पंचायती राज से, यानी कि पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। और अगर आपसे पूछे कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगर पालिका यानी कि पार्षद से संबंधित है 12वीं सूची। और दोस्तों पंचायती राज से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए कि कितनीवीं संशोधन के हिसाब से, यानी कि किस आर्टिकल के तहत पंचायती राज 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर 73 होगा। यानी कि 73वें आर्टिकल के अंतर्गत पंचायती राज को भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 155 है, यानी कि 155 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति किसी भी राज्य में की जाती है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 155 नंबर आर्टिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख करके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका कौन सा आंसर राइट होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें ध्यान में ही रखना है। तो यहाँ पर यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आर्टिकल 20 आया है, तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अगर एक व्यक्ति है, अगर वह अपराध किया है तो उसके लिए सजा मात्र एक बार ही दे सकते हैं। यह है आपका आर्टिकल 20। और आर्टिकल 21 जो है यह प्रक्रिया अतिरिक्त, यानी कि उसके जीवन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यानी कि उसके जीवन से संबंधित व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वह कुछ भी करे, यानी कि उसकी जितनी भी सुविधाएं हैं उसे वंचित करना किसी का भी अधिकार नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार आपको बताना है कि किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था। तो नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 28 जनवरी सन 1950 को, यानी कि 28 जनवरी सन 1950 में भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, यानी कि उद्घाटन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सिलेबस वाइज यानी कि सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन पहला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सर्वप्रथम प्रकाश की गति का मापन ओलास रोमर ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि ओलास रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश की गति को मापा था। और दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश का यानी कि दूरी का सबसे अधिक मात्रक कौन सा है, यानी कि दूरी का मात्रक सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर प्रकाश वर्ष ही होगा, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप यह लिखें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कान में पाई जाती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यह बनता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन आपको मैं बता देना चाहूँगा कि फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, यानी कि जांघ का जो हड्डी होता है यह सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आँख का कौन सा भाग
का रंग निर्धारण करता है, यानी कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो आप इसका आंसर दें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आइरिस होगा, यानी कि आइरिस से डिसाइड होता है कि आँख का कलर कौन सा हो सकता है। और फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आँख को डोनेशन करता है तो उसमें व्यक्ति का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, यानी कि व्यक्ति की आँख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कार्निया। कार्निया को ही निकाला जाता है और उसे डोनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तकनीकी से समुद्र के पानी का नमक प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण, यानी कि वाष्पीकरण तकनीकी के द्वारा समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर भी दिखाते चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण से होता है। तो गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के कारण से होता है, यानी कि वहाँ पर कवक लग जाते हैं जिसकी वजह से गन्ने में लाल सड़न रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यानी कि 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो प्रारंभिक अंकगणित से संबंधित होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 40 छात्र गणित में असफल होते हैं, 30 छात्र यानी कि 30% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं और 10% दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वे दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने पर छात्रों का प्रतिशत कितना है, यानी कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, किसी परीक्षा में 40% छात्र जो है वह गणित में, यानी कि आपको यहाँ पर ग्राफ बना लेना चाहिए। और दूसरा यानी कि यह गणित का है और यह अंग्रेजी का है। तो यहाँ पर 10% जो है यह दोनों ही विषयों में असफल होते हैं। तो 10 हमने यहाँ पर रख लिया और 40 छात्र गणित में असफल होते हैं, यानी कि टोटल 40 है जिसमें से 10 तो है जो दोनों में असफल हो गए। तो यहाँ पर यानी कि 30 बच गए। और यहाँ पर 30 छात्र हैं ऐसे हैं जो अंग्रेजी में असफल होते हैं लेकिन 10% जो दोनों में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 20 यहाँ पर यानी कि 20 छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होंगे, यानी कि असफल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए, यानी कि टोटल कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो असफल होते हैं। तो यहाँ पर यानी कि 30 जो है गणित में, 10 जो है दोनों में और 20 जो है यह सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में। तो टोटल यहाँ पर 60 कैंडिडेट ऐसे हैं, यानी कि 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों यानी कि दोनों या कभी किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हैं। तो इसलिए बचे कितने, यानी कि 100 टोटल है। तो 100% में से यानी कि 60 गया तो यहाँ पर आपका 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हैं, यानी कि 40% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन का राइट आंसर भी दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पर 3√5, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस, यानी कि यहाँ पर 5 अंडर रूट यानी कि 5√5 इक्वल टू 17.88। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसको प्लस करेंगे तो 8√5, 5 बजे 25 5 125, ठीक है, इक्वल टू 1788। ओके, तो यहाँ पर यानी कि √5 इक्वल टू 17.8/8 होगा। यानी कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि पॉइंट यानी कि √5 इक्वल टू 17.88/√5। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए, यानी कि 8 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इसका मतलब बताना है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 5 × 16 यानी कि आपका 4√5, इसको लिख सकते हैं ऐसे, प्लस 6√5 यानी कि 10√5 हो गया, 10√5। और जबकि √5 का वैल्यू आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यानी कि 10 इंटू √5 और √5 का वैल्यू है 17.88/8। तो यहाँ पर हम इसको कट करते हैं, यानी कि 5 4 8 9 4, यानी कि अगेन इसको कट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और 4 यहाँ पर यानी 7।
यहाँ पर आपने देखा यानी कि यहाँ पर होगा 4.4 इंटू 5। तो अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×5 = 35 यानी कि 5 और यहाँ पर 3 बचा, 5 चौको 20 यानी 20×3 = 23, 23 यहाँ पर 2 बचे, 5 चौको 20 और 2 22 यानी कि 22.35। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, यानी कि 22.35 इज राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यह इजी क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है, यानी कि 3 वर्ष पहले 17 वर्ष है 5 सदस्यों की आयु। 3 वर्ष पहले, ओके। बच्चे को जन्म यानी कि बच्चे का जन्म होने के बावजूद भी परिवार का वर्तमान औसत आयु वही रहता है। तो यहाँ पर यानी कि 3 वर्ष पहले का बात है, यानी कि 17 34 यहाँ कौन 17 64 17 25 85 यानी कि 85 हो गया यहाँ पर टोटल जो पहले, यानी कि टोटल वर्ष 85 हो गया। और 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद यानी कि 5 लोग हैं तो पाँचों का यानी कि 5 बढ़ेंगे, यानी कि 5 वर्ष ऐसे बढ़ेंगे, तो यानी कि 15 वर्ष टोटल बढ़ेंगे। 15 + 85 यानी कि टोटल यहाँ पर इतना हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में यह कहा गया है कि औसत आयु वही रहता है, लेकिन सदस्य तो 6 हो गए ना। तो यहाँ पर 17 × 6, तो 17 × 6 = 102, यानी कि यहाँ पर 17 × 6 = 102 यानी कि 102 हो गया। और जबकि यहाँ पर आपने देखा यानी कि 85 + 15 यानी कि 15 यहाँ पर जब ऐड होगा तो यह होगा 0 यानी कि 100 यहाँ पर टोटल 100 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ही कम है। तो यहाँ पर आपको यही बताना था कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बच्चे की वर्तमान आयु 2 होगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि सी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। और फ्रेंड्स यहाँ पर बोर्ड नहीं होने की वजह से मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि यहाँ पर क्लियरली मैं आपको समझा तो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा राइट करने में यानी कि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्वेश्चन है यानी कि 4 यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 625 है, उस पर घात 3 और उसमें यानी कि करड़ी में 4 है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर यानी कि 5 × 5 × 5 है इतना, यानी कि 5 to the power 4 = 6 to 5 यानी 625 हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर 5 पर 4 × 3, और आपको पता ही है कि यहाँ पर अगर √4 है तो यहाँ पर बाई 4 हो जाएगा, तो 4 कट हो जाएगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा, यानी कि 5 to the power 3 = 125 यानी कि 125 इज राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, यानी कि इसका आंसर भी ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह क्वेश्चन थोड़ा सा यानी कि यहाँ पर बोर्ड नहीं होने की वजह से यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप प्लीज़ सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य हिंदी का यानी कि जनरल हिंदी का 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो संधि विच्छेद यहाँ पर आपको बताना है रमेश नागेश सुरेश महेश। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि नागेश सुरेश महेश का सही लग रहा है, जैसे नागधन ईश, सूर्यधन ईश, महाधन ईश, लेकिन रामधन ईश नहीं होता है। रमेश का संधि विच्छेद रमा + ईश होता है, यानी कि रमाधन ईश रमेश होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विषाद शब्द का विपरीत शब्द है। तो विषाद मीन्स बड़ा, तो इसका विपरीत शब्द आह्लाद होगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आह्लाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द प्रकाश होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अंशु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा पंचवटी की रचना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपको बताना है गलत शब्द। सारे देश भर में यह बात फैल गई है, तो यहाँ पर ये गलत लग रहा है। ये कैसे संभव है? तो यहाँ पर आपको बताना है यह कैसे संभव है, ये तो सही लग रहा है। सुप्रमाण उत्तर दीजिए, यानी कि सप्रमाण उत्तर दीजिए, तुम वापस आओ, यानी कि ये तीनों सही लग रहा है। लेकिन आपका यहाँ पर सारे देश भर में ये बातें फैल गई हैं, यानी कि ये बातें फैल गई हैं, ये होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंग्लिश से, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इंग्लिश से संबंधित होंगे। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच मेंशन इन एनी डिस्कशन ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडियन थिएटर, यानी कि विच डिजर्व होगा, यानी कि ऑप्शन ए है इसका है राइट आंसर। यानी कि देयर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच डिजर्व अ मेंशन इन एनी डिस्कशन ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडियन थिएटर। इट इज़ द नेक्स्ट है, यानी कि 42 क्वेश्चन। इट इज, तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन से कि कौन सा सही हो सकता है। इट इज़ डेवलप्ड, यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर तेज़ी से, यानी कि रैपिड हो जाएगा। यहाँ पर रैपिड दिया है तो रैपिड हो जाएगा, यानी कि रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा एज कंप्यूटर फॉर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रैपिड हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि तीसरा, तो यहाँ पर डिमांड पॉपुलरिटी फेम चॉइस है, तो यहाँ पर यानी कि पॉपुलरिटी एमंग होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर फॉर पॉपुलरिटी एमंग पीपल। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन 2 पॉपुलरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि यहाँ पर सिनोनिम आपको बताना है। तो ग्लोमी, ग्लोमी का सिनोनिम बताना है। तो ग्लोमी मीन्स उदास होता है, उदास। तो इसका सिनोनिम, यानी कि इसका सिनोनिम जो है वह डल हो जाएगा, यानी कि उदास या निराश डल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसका आंसर भी देख लेते हैं, डल हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम, यानी कि वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि एक बार मून पे जाना, यानी कि कभी कभी, यानी कि रियरली हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी रियरली हो जाएगा, रियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क एवं, यानी कि यह लॉजिक एंड रीजनिंग से संबंधित है। 5 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। 6 छात्रों की समूह में नितिन महेश से भारी है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यानी कि नितिन महेश से भारी है, यानी कि महेश से भारी है, ओके। परंतु नंदू से हल्का है, यानी कि जो यह नितिन है यह नंदू से हल्का है। केतन का भार महेश से कम है, यानी कि ये जो महेश है, महेश से कम है केतन का भार। परंतु वह रमेश जितना हल्का नहीं है, यानी कि जो केतन है वह रमेश जितना हल्का नहीं है। तो यानी कि रमेश जो है वह केतन से भी हल्का हो जाएगा, यानी कि रमेश। अगर नंदू अमित से हल्का है, यानी कि ये जो नंदू है यह अमित से हल्का है, तो सबसे कम भार किसका होगा? तो सबसे कम भार रमेश का होगा, यानी कि रमेश सबसे नीचे है। तो इसलिए यहाँ पर यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रमेश। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट को ऐसे लिखा जाता है, यानी कि FDEF, यानी कि यहाँ से 2 प्लस में किया गया, फिर OP, यानी कि एक बार ऐसे जाना है आपको, फॉरगेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DPPHCU, ओके। तो यहाँ पर यानी कि ये ऊपर से जाना है, यानी कि 2 प्लस में है। फिर यहाँ पर
ओ पी यानी कि यहाँ पर एक प्लस में हो गया, और पी क्यू आर यानी कि यहाँ से फिर नीचे से ऊपर को जाना है यानी कि +2, फिर जी एच यानी कि +1, फिर सी डी ई यानी कि +2, यानी कि आपको पहली बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना है, फिर ऊपर से नीचे आना है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉक्टर का आपको बताना है, डॉक्टर। तो डॉक्टर का पहले आपको नीचे से ऊपर जाना है यानी कि बी हो जाएगा, बी सी डी यानी कि +2, फिर उसके बाद ओ पी, तो यहाँ पर पी हो जाएगा यानी कि बी पी, उसके बाद नीचे से ऊपर यानी कि ए हो जाएगा, ए सी, ए बी सी यानी कि उसमें से एस टी यू, टी यू यानी कि यहाँ पर यू हो जाएगा, फिर ओ यानी कि एम एन ओ, एम एन ओ यानी कि एम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे मिला सकते हैं यानी कि बी पी ए यू एम एस, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से देख भी सकते हैं आर एस यानी कि यस, यानी कि यहाँ पर बी जो है ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोड से संबंधित है तो इसका हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विषम अलग है, यानी कि यू एल ई पी एस ई आर टी ओ यू एस क्यू और एसिड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एसिड का मीनिंग बन रहा है यानी कि एसिड यानी कि अम्ल, तो यहाँ पर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन को सही मानते हुए सही निष्कर्ष का चुनाव करें। तो यहाँ पर निष्कर्ष यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ किताब खिलौने हैं, यानी कि कुछ किताब खिलौने हैं, यहाँ पर खिलौने, कोई खिलौने दावत नहीं है, यानी कि कोई खिलौने दावत नहीं है, दावत नहीं है। ओके, तो निष्कर्ष है कुछ किताबें दावत नहीं हैं, यानी कि कुछ किताबें दावत नहीं हैं, तो इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2, कुछ खिलौने किताब नहीं हैं, यानी कि कुछ खिलौने किताब नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़े से कुछ ऐसे होंगे किताब जो खिलौने नहीं है, या कुछ ऐसे खिलौने जो किताब नहीं है, तो यानी ऑप्शन 2 राइट है, यानी कि एक सही है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारा यानी केवल टू जो है वही निष्कर्ष सही है, तो यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, केवल निष्कर्ष बी सही है। इसका आंसर भी हम चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ड्राइवर की पहली ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, केरल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर दिल्ली होगा, तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकार गठबंधन क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, केरल का राजनीतिक दलों का गठबंधन, जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का गठबंधन, सिनेमा उद्योग से जुड़ी एक संस्था, पाकिस्तान का एक राजनीतिक दल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का गठबंधन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में महिला उत्कर्ष नामक योजना की शुरुआत की गई है। सॉरी, यहाँ पर यानी कि आपका राइट आंसर गुजरात होगा, यानी कि गुजरात में महिला उत्कर्ष नामक योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो जेल पर्यटन की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य ने की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं,
जो हाल ही में बने हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मार्सेलो रेबेलो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मार्सेलो रेबेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महावीर चक्र 2021 से सम्मानित कर्नल संतोष बाबू को, ये आपको कतई पता होगा क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया था, यानी कि लद्दाख में जो चीनी झड़प हुआ था उसमें कर्नल संतोष बाबू जी का निधन हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें महावीर चक्र प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 86 है, यानी कि 86वीं है। तो यहाँ पर हम आंसर भी देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनना है, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन में हुंडई, टोयोटो, वॉक्सवैगन, मारुति। तो फ्रेंड्स इसका मारुति आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि मारुति सबसे ज़्यादा बिकने वाली यानी कि वाहन निर्माता कंपनी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जागरूकता से यानी कि जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क के होंगे। पहला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर आपको बताना है भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत चीन और भारत बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर ही जोड़ता है, यानी कि बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि ब्रुसेल्स बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना की राजधानी। और ब्रासीलिया ब्राजील की राजधानी है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो आधुनिक खेलों का प्रारंभ सन 1896 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ सन 1896 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो डायमंड हार्बर जो रिलेटेड है कोलकाता से, यानी कि कोलकाता से, और सॉल्ट लेक सिटी भी कोलकाता, यानी कि इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोलकाता। ऑप्शन यहाँ पर यानी कि ऑप्शन में आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? यानी कि कौन सा संस्थान मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं, साहित्य अकादमी, भारत ज्ञानपीठ ट्रस्ट, भारतीय विद्या भवन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतरिया किस राज्य से का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया, तो फ्रेंड्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सतरिया असम का राष्ट्रीय नृत्य है, यानी कि असम का राष्ट्रीय नृत्य है। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? तो किताब उल हिंद के रचनाकार अल बरूनी हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, तो अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आया था, और इसने यहाँ की यानी कि हिंदुस्तान की दशा को देखते हुए किताब उल हिंद नामक बुक की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, हेग, ब्रुसेल्स, लंदन, पेरिस। तो फ्रेंड्स बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका राजधानी स्थित है, यानी कि नाटो का। और फ्रेंड्स यहाँ पर नाम है नाटो, तो नाटो का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका राजधानी यानी कि इसका कैपिटल ब्रुसेल्स बेल्जियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली
केरल राज्य में स्थित है, यानी कि केरल राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर केरल, यानी कि ऑप्शन डी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि केरल के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो दोस्तों केरल के वर्तमान में गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान है, यानी कि मोहम्मद आरिफ खान। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में सीएम कौन है केरल के, तो वर्तमान में केरल के सीएम पिनराई विजयन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर आपको हिंदी से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। आदमी की पहचान उसकी, यानी कि यहाँ पर बताना है कि खान पान से होती है, भाषा से होती है, शिक्षा से होती है या पहनावे से होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यानी कि आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है, कि आप चीनी हैं या आप भारतीय हैं या आप हिंदी हैं या अवधी, यानी ऐसे आपके भाषा से पहचान होती है। तो और यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, और भाषा संस्कार से बनती है, यानी कि भाषा संस्कार से बनती है, जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही वैसी भाषा होती है। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो उसके साथ यहाँ पर ऑप्शन वाइज आप देख सकते हैं कि उसका संस्कार भी बोलता है, यानी कि उसके संस्कार भी बोलता है, भाषा पे ही उसके संस्कार भी डिपेंड होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, यानी कि संस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर और यानी कि ऑप्शन से आप देख सकते हैं तर्क धारण उदाहरण, यानी कि यहाँ पर अप्रासंगिक चुनौतीपूर्ण, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चुनौतीपूर्ण होने का संभावना है। यानी कि यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है, यानी कि यहाँ पर चुनौतीपूर्ण होगा, चुनौतीपूर्ण। नेक्स्ट है, केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर मैंने पहले ही बोल दिया, आप देख सकते हैं, यानी कि तर्क धारण उदाहरण प्राशासन, यानी कि उदाहरण हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उदाहरण नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, केवल सप्रेषण ही भाषा नहीं है, और इसके बिना यानी कि डैश के बिना कोई भाषा जीवित नहीं हो सकती। तो यानी कि संवेदना, आस्था, तथ्य, कृपा, यानी कि संवेदना के बिना कोई भी भाषा जीवित नहीं रह सकती। तो इसका राइट आंसर संवेदना होगा, संवेदना। नेक्स्ट है, बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख पर्व है, त्योहार है, यानी कि त्योहार होगा, यानी कि ऑप्शन ए त्योहार है। नेक्स्ट है, यह त्यौहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में विशेष रूप से मनाई जाती है, यानी कि यहाँ पर मनाया जाता होगा, हाँ मनाया जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यानी कि मनाया जाता है, इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की खुशी मनाई जाती है, यानी कि रबी की फसल की तैयार होने की खुशी मनाई जाती है, गम, खुशी, शौक, हंसी, तो यानी कि खुशी मनाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट है, इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह क्या लगते हैं, सम्मेलन, रैली, जमघट, मेले, यानी कि जगह जगह मेले लगते हैं, यानी कि जगह जगह मेले लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि खुशी है, उसके बाद मेले, यानी कि जगह जगह मेले लगते हैं, जगह जगह मेले लगते हैं, ठीक है। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में पंच प्यारों को याद करते हुए यानी कि निकाले जाते हैं। तो क्या निकाला जा सकता है, या तो रैली निकाली जा सकती है या जुलूस, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, यानी कि पांचवा का ऑप्शन जुलूस, लीला प्रदर्शन, तो जुलूस यहाँ पर यानी कि जुलूस निकाले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ वाइज, यानी कि यहाँ पर ग्राफ से संबंधित है। तो दोस्तों यह है मैथ के क्वेश्चन जो थोड़े से, यानी कि यहाँ पर अगर बोर्ड होता यानी कि डिजिटल बोर्ड होता तो मुझे आपको पढ़ाने में अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड नहीं होने की वजह से यहाँ पर सही से मैं आपको यहाँ पर समझा नहीं सकता, तो इसलिए प्लीज़ आप इसे हल करें। यानी कि यहाँ पर ये जो मैथ की क्वेश्चन है, और ये भी डीआई का बहुत ही इजी है, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन का, यहाँ पर ये इजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि तालिका की व्याख्यान एवं विश्लेषण से संबंधित 10 मार्क के होंगे, यानी कि यह तालिका से ही संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि इसे यहाँ पर बोर्ड नहीं होने की वजह से यहाँ पर मैथ करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है, तो इसलिए प्लीज़ आप इस मैथ को सॉल्व करें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यानी कि हमने यहाँ पर देख लिया 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैथ के हैं और जिसके लिए डिजिटल बोर्ड नहीं होने की वजह से मुझे यानी कि यहाँ पर सॉल्व करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों का साथ शेयर कीजिए। और यूपीएससी पेट से संबंधित आप कैसे प्रश्न चाहते हैं, यानी कि आप किस टाइप के कंटेंट चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई भी सलाह है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।